हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट 2 की। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसका आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, का सॉल्यूशन देख चुका था कि किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आप हल करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन एंड सेवेंथ क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो का पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, आप आधा अधूरा देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया है अनुपात A1/A2, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अनुपातों A1/A2 इज इक्वल यानी कि कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर हमको यह ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वो संगत है कि असंगत है। अब एक बात समझ लो, संगत असंगत के लिए मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाया था, आप देखेंगे तो देखिए संगत कब होगी कंडीशन, संगत कब होंगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर क्या हो रहा है, रेखाएं है ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, यानी उसके कोई ना कोई हल होगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया था टेबल बना करके, अगर कोई हल है ना, या तो कोई हल है या फिर क्या बोलता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तब इन दोनों के जो आंसर होते हैं वो संगत होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो इसका जो हल होगा वो असंगत आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर हम बात करने वाले थे कि इन क्वेश्चनों में कि सबसे पहले हमको तुलना करके हमको ज्ञात करना था A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हमको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। अब वो 2 इक्वेशंस कौन कौन से हैं तो देखिए, पहले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पहला इक्वेशन दिया है बच्चों हमारे पास कि 3x + 2y इज इक्वल टू 5, है ना। 3x + 2y इज इक्वल टू 5। अब ये हमको दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर मैं आपको इसी पेज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि अब इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, है ना। मैं इंक चेंज कर देते हैं, चलिए इंक क्योंकि समझ नहीं आती है, चलिए व्हाइट इंक ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मैं क्या फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 2y और ये 5 इधर है, तो इसको मैं अगर इधर ट्रांसफर करूँ तो -5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखिए सेकंड इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, तो जाएगा 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर आपने इन 5 और 7 को इस तरफ क्यों ट्रांसफर किया? तो मैंने आपको एक बात बताया था बच्चों कि आपको यहाँ थोड़ी सी बात समझनी होगी, है ना, कि मैंने क्या बात बताया था आपको। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारे पास व्यापक समीकरण होता है, वो होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो देखो ax + by तो था इधर,
लेकिन सी वाला कंडीशन इधर था कि नहीं, तो इसको हमने ट्रांसफर करके लाया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलेंगे हम आगे। देखिए तब अब फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दूं और इसको इक्वेशन सेकेंड दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे बेटा कि a1 की वैल्यू क्या है। अब मैंने इनको कैसे बनाना है, तो इसको मैंने सेकेंड क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में समझा दिया हूं कि किस प्रकार से आप a1 b1 एंड c1 की वैल्यू निकालोगे, a2 b2 c2 वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप उसको समझ लेना। अब बनाना कैसे है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो a1 इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं तो a1 की वैल्यू देखो, अब मैं सिंपल तो बता दे रहा हूँ कि अगर इसमें तुलना करोगे तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे कि इस देखो x का गुणांक यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं 3x, पहले इक्वेशन को ले रहा हूँ, तो जब x का गुणांक 3 है तो a1 की वैल्यू 3 होगी। जबकि अब देखो y का जो गुणांक है वो 2 है, y का गुणांक कितना है, 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, b1 की वैल्यू लिखूंगा बेटा 2। ठीक है, एंड c की अगर वैल्यू देखिए c1 की, तो c1 ध्यान से देखिए ये 5। अब देखो चिन्ह सहित लेके चलना है क्योंकि पॉजिटिव रहता है, यहाँ माइनस आया तो -5। इसी प्रकार से आप a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और कैसे निकाला हूं तो आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद b2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, एंड c2 की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा -7। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तब आप देखेंगे कि तुलना करता हूं, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इन बात को समझू तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना अगर करता हूं, तब देखता हूं कि किसके क्या हल हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर a1 अपॉन a2 लेते हैं, दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेते हैं, और दिस इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशनों को देखें, अब ये कंडीशन को देखना, इक्वल टू और ये डज नॉट इक्वल टू कब आएगा। अब ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 वाली कंडीशन लेते हैं तो ये 3 अपॉन 2 है। अब ध्यान से देखो, अगर b1 अपॉन b2 की वैल्यू की बात करता हूं तो ये 2 अपॉन -3 है। क्या, अब देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, पहली बात तो ये, इसको सरलतम भिन्न के रूप में बदलना भी नहीं। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है, देखो माइनस सामने मतलब ये माइनस सामने आएगा, तो ये क्या इक्वल टू हुआ, नहीं, डज नॉट इक्वल टू हुआ। और डज नॉट इक्वल टू मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो ये कंडीशन दिया था, है ना, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब क्या है कि प्रतिच्छेद करते हैं और केवल एक हल होता है, और इसके जो हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं। संगत होते हैं, इसका मतलब आप देख सकते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो संगत आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा आगे क्वेश्चन को कि सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया आपके पास कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहां तक क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक बात कहूं, ये बात देख सके, ये बात देख लिए ना आपने, समझ गया ना एक बात कैसी होगी कि कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब केवल एक हल होगा और कब के कोई हल नहीं होगा। बता दिया हूं मैंने, समांतर रेखा वाली कंडीशन भी। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो a1 की वैल्यू देख रहे हो, मैं यहाँ समझा दूं, ये इस बात समझ में आ गया होगा तो ये यहीं पर समझ लीजिए। अगर मैं a1 की वैल्यू बताऊं तो 2 है, a1 की वैल्यू बताऊं तो 2 है, जबकि a2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिख दूं a1 की वैल्यू 2 अपॉन 4। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब b1 सॉरी हाँ b1 अपॉन b2 की वैल्यू ले लो, ये -3 है और ये -6 है। ठीक है, तो जाएगा -3 अपॉन -6। देखो ये माइनस से माइनस कैंसल, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2 1/2 बराबर आ गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अब तीसरी कंडीशन, जब ये नॉट इक्वल टू आ जाता है तब तीसरी कंडीशन नहीं लेते। ठीक है, वो पहली कंडीशन में आंसर आ जाता है, लेकिन इक्वल टू आ गया तो दो कंडीशन में आंसर हो सकते हैं। देखो या तो वो समांतर हो सकती है, रेखाएं कैसे हो जाती है, ध्यान से देखिएगा, या तो समांतर हो सकती है, देखो ये वाली कंडीशन में, देखो बराबर दिख रहा है आपको ये, और यहाँ पर भी बराबर दिख रहा है, समपाती हो सकती है। तब तीसरी कंडीशन हमको निकालना होता है। क्लियर है, तो तीसरी कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर देखिए 8 है, अगर देखो अब मैंने बताया था इसी में जो c की वैल्यू अगर इधर है तो उसको इधर लाते हैं, तो मतलब 8 को अगर इधर लाता हूं मैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो मैं ले लूँ यहाँ पर इज इक्वल टू -8।
अपॉन में, ये देखो 9 भी इधर है, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -9। देखो माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन 8/9 क्या कैंसल आउट होंगे? नहीं होते। मतलब A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन किस में होती है? ये कंडीशन हो जाती है बेटा जिसमें कोई हल नहीं होते। और कोई हल किस में नहीं होता? हाँ, रेखा कैसे हो जाती है? समांतर होती है। और जहां समांतर होगी या कोई हल नहीं होगा तो वो उसमें जो आंसर आएगा वो कैसे हल होंगे? उनके जो रैखिक युग्म होंगे वो संगत होंगे कि असंगत होंगे? तो वो हो जाएगा असंगत। क्या होंगे? असंगत हल होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये देख लो ना, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर समांतर है तो असंगत होगा। ठीक है, समांतर है तो असंगत होगा, लेकिन अगर संपाती है और प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा। क्लियर है जी? चलो बढ़ते हैं आगे। सेम इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को समझते हैं। ठीक है, मैं अभी थर्ड को छोड़ के चल रहा हूँ। थर्ड को छोड़ के चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले या थर्ड को अगर नहीं भी छोड़ू और थर्ड को लेकर के चले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड को कैसे आप हल करेंगे उसको हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखो, इरेज कर लेते हैं जो कंडीशन थी। चलिए आ रहे हैं इसी बात पर, समझते हैं कि हमको क्या समझना है। ठीक है, तो चलिएगा हम समझेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3/2x। देखो यहाँ पर ये दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा? ध्यान से देखिएगा। अब मैं कहता हूं कि दोनों पक्षों में 2 का गुना करेंगे। अगर मैंने कहा, या फिर आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे 3, या आप इसी कंडीशन में लिख ले चलेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो आपके पास रेखा दिया है, रेखा का जो समीकरण है, क्या इसमें दोनों पक्ष में अगर 2 का गुना करूं तो देखो 2 का गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2x प्लस ये हो जाएगा 5/3y इज इक्वल टू 2 इंटू 7। देखो दोनों पक्षों में हो गया। अब 2 का गुना पहले पद में भी होगा और 2 का गुना दूसरे पद में भी होगा। सॉरी, 5/3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो एक्चुअल में, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा लूंगा नहीं। सीधे देखिएगा यहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। ठीक, ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्चुअल में, उस कंडीशन को देखिए आप। चलिए, तो अब देखो यहां पर 7 को इधर ला ले तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन अगर बनाना चाहे, सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है 9x, है ना, ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इक्वल टू 14 था तो मैं इसको माइनस ले लूँ और ये 14 को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, दिस इक्वल टू, अब कितना होगा 0। देखो 14 इधर था, इसको ट्रांसफर करके उधर ला लिए। अब एक बात देखेंगे आप, तो अब मैं बताने की जरूरत है A1 किसको कहेंगे, B1 किसको कहेंगे, है ना, ये कोई बताने की जरूरत होगी क्या? अब तो आप समझदार है। चलो फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम, ठीक है, ओके। देखो ये है A1 की वैल्यू, ये जो है आपके पास वो है A1 की वैल्यू। ठीक है, ये जो दिख रही है वो A2 की वैल्यू, और ये सॉरी, ये A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू और ये C1 की। ठीक है, ये B1 की है और ये C1 की है, ये A2 की है, ये B2 की है और ये C2 की है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, पहले A1/A2 लेके चलो तो हो जाएगा 3/2 और पूरे के अपॉन में 9। ठीक है, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3 और पूरे के अपॉन में कितना होगा 10। बट 10 कैसा है? निगेटिव है, तो निगेटिव ले ले। अब एक बात समझ लो यार, अब इसको पहले हल करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसको अब मैं ज्यादा हल नहीं करूंगा, नहीं तो उसको हल करने का और तरीका आगे है। या तो फिर आप इसी में समझ लो, मैंने कहा यहाँ कोई ऋण चिन्ह दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ ऋण चिन्ह दिख रहा है ना आपको? यस। ठीक है, इक्वल होंगे? नहीं, ये तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। या दूसरा तरीका देखो, 2 को नीचे ला लो तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 को नीचे लाऊंगा लेकिन ये 9 से 3 को कट कर दूं, ये 3 कट गया तो कितना आ गया यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका 3, है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा ऊपर में बच गया 1 और ये 2 नीचे आएगा, 2 तिया 6। ये देखो बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ अभी, तो ये माइनस का साइन रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये 5 से कट जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1/6। पर देखो दोनों में 1/6 आया, लेकिन ये धनात्मक है ऋणात्मक है, मतलब नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ गई, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब जो इसका आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा? संगत।
प्रतिच्छेदी रेखा आ रही है, प्रतिच्छेदी रेखा में संगत होता है। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे। तो देखो ये अब क्या है, 5 है, तो 5 अपॉन ये -10 ला लू, -10, कोई क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ये -3 है, ठीक है, तो दिस इक्वल टू -3 अपॉन ये 6 लेके आ जाऊं। अब देखो क्या दोनों बराबर है, देखो इसमें भी माइनस है, माइनस कैंसिल करोगे, कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे नहीं समझेंगे, आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? मेरा एक ही दावा है कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 5x माइनस 3y, ये है 5x माइनस 3y -11 कर दूं इज इक्वल टू 0 कर दूं, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा ये -10x है प्लस 6y है और ये -22 है इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर मैं 5 अपॉन -10 लेता हूं तो कोई दिक्कत है, ये a1 की है और a2 की वैल्यू है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, अब देखो ये -3 अपॉन 6 है, ठीक है, b1 अपॉन b2। अब देखो क्या दोनों बराबर देख लेते हैं, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 1/2 आ गया इज इक्वल टू, अब देखो कितना दिया, -11 अपॉन कितना हो गया बताओ जल्दी से, -22। ये माइनस से माइनस कट चुका था, देखो इधर भी निगेटिव था, इधर भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गई। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इस बात को ऐसा कह सकते हो, या अगर माइनस को नहीं कट करते हो, एक बात समझो, इसमें इस कंडीशन को मैं क्लीन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एक कंडीशन को आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अच्छे से समझो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मैं कह क्या रहा हूं। देखो a1 की वैल्यू 5 है, मैंने कहा a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 3, सॉरी -3, एंड ये -3 है, ठीक है, ये आपका -3 है, एंड c1 की जो वैल्यू है वो -11 है, ठीक है। a2 की वैल्यू आप देखेंगे तो -10 है, b2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 6 है, एंड c2 की वैल्यू देखेंगे तो -22 है, ठीक है। तो अब देखो a1 अपॉन a2 की बात करेंगे, तो a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन -10, ठीक है, दिस इक्वल टू 3 अपॉन ये 6, बट 3 की वैल्यू निगेटिव है। क्लियर है जी? यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अरे एक सेकेंड, चलिए ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो मैं कहता हूं बेटा, अगर आगे बढ़े तो अब एक कंडीशन देखो क्या इक्वल है, देखो 5, अब मैं इसको कैंसल आउट करना चाहूंगा, तो ध्यान से देखेंगे आप, चलिए देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 10, तो देखो सॉरी 3 2 जा 6, देखो 1/2 माइनस, लेकिन माइनस साइन है, -1/2 और -1/2 दोनों इक्वल है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इक्वल टू, अब यहां पर हम आगे चलेंगे, अब आगे क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब ये हो गया -11 अपॉन -22, माइनस से माइनस कैंसल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब ध्यान से देखो, ये निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया, तो क्या इक्वल टू होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन हो जाएगी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई कि पहली वाली यानी a1 अपॉन a2, देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो थर्ड वाली कंडीशन है बेटा, है ना, थर्ड वाली कंडीशन कौन सी है आपकी, कि थर्ड वाली कंडीशन जो ये सॉरी फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, कैसा हो रहा है बताओ जल्दी से, ये समांतर रेखाएं हो गई, दोनों समांतर रेखा है, इसका मतलब ये कि इनके जो हल हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, असंगत। क्लियर बात समझ में आई? क्लियर बात समझ में आई? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो 4/3 x प्लस 2/y इज इक्वल टू 8, तो क्या मैं इज इक्वल टू 8 को -8 इधर कर दूं, इज इक्वल टू 0 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा रहा हूं यहां से। अब देखो यहां से भी इस बात को हटा देते हैं, ये 12 को, और 12 को इधर लाते तो -12 इज इक्वल टू 0 होगा, यस नो, यस नो, बोलो जल्दी से। हाँ, चलो a की वैल्यू कितनी है, 4/3, b की वैल्यू 2, जबकि c की वैल्यू -8 है ना, c1 की, यानी 1 1 की वैल्यू, ठीक है, a2 की वैल्यू 2,
B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू आप देखेंगे तो -12 है। चलो यहाँ पर रख रहे हैं हम। अगर मैंने कहा कि ये 4/3 हुआ, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कितना हो गया 4/3, पूरे के अपॉन में आप देखेंगे तो कितना होगा? देखो A1 हो गया, A1 की वैल्यू हो गई, तो A2 की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2। दिस इक्वल टू, अब देखिए B1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 2 है अपॉन में B2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 3 है, 3। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मैंने इस 2 से इस 4 को कैंसल आउट किया 2 टाइम, तो 2 रह जाएगा और 3 आएगा, तो कितना हो गया? ये हो गया 2/3, दिस इक्वल टू 2/3। देखो ये 2/3 हुआ, देखो 2/3, अब ये अपॉन में 1 हुआ, कोई मतलब का ही क्या नहीं है, नहीं है, तो 2/3 हुआ इज इक्वल टू 2/3, दोनों चीज इक्वल हो गई, इक्वल टू। थर्ड कंडीशन देखते हैं, ये -8 और ये -12, देखो ये हो जाएगा -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो 8, अगर मैं 8 4 2 जा देखूं तो 8 और 4 3 जा देखूं तो 12, तो ये 2/3, मतलब कि आप कह सकते हैं कि A1 अपॉन, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों कंडीशन बराबर है, और तीनों कंडीशन जब बराबर हो जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? फंक्शन कैसा हो जाता है बता दो जल्दी से? संगत हो जाता है, संगत, है ना? इसके जो हल होंगे कैसे होंगे? संगत। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी हमको बताना है बच्चों कि यहाँ पर कौन से प्रश्न आप देखेंगे तो संगत है बोलता है, और अगर संगत है तो आपको क्या करना है? इसके हल बताना है। यानी अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल बताना है। हाँ, अब देखो यार, अब ये आ गए थोड़े से बड़े क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर आपको संगत और असंगत बात समझ में आ गई होगी और ग्राफीय विधि भी समझ में आ गई है। तो अब मैं सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर जिन प्रश्नों के आंसर संगत आएंगे उनको आपको ग्राफीय विधि से आगे हल करना है, और असंगत आएंगे तो उसको आगे हल नहीं करना। ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के चले जाऊं, एक क्वेश्चन लेकर के चलूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं कोई भी एक क्वेश्चन को लेके चलता हूं जिसका जो आंसर आएगा संगत आएगा। अब संगत वाले की अगर मैं बात करूं बेटा, तो संगत में देख लेते हैं हम कौन सी बात करते। तो देखो पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज डज नॉट इक्वल, नहीं सॉरी, हाँ, फिर इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा संगत आएगा, क्योंकि देख लीजिए ये बराबर होता है ना, ये यहाँ पर बराबर है, तीनों कंडीशन बराबर है, मतलब रेखा एक कैसी हो जाती है? समपाती होती है, और समपाती मतलब क्या हो जाएगा? इसके हल होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लेके चलने वाला हूँ और पहले क्वेश्चन को आपको समझाना चाहूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, देखिएगा अब यहाँ पर लेके चलने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए चौथे का अगर फर्स्ट देखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, है ना? अगर मैं फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कितना था बेटा? इसका था जो क्वेश्चन था वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन थी। अब देखिए वह सेकेंड इक्वेशन को आप देखेंगे तो था बेटा क्या था आपके पास? ये था हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर बात हो गई? अब ध्यान से इसको देखेंगे आप, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं या इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा ना कहूं तो यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, इसको इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड इस इक्वेशन को लिख सकता हूं बेटा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको दूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दूंगा इक्वेशन सेकेंड। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब ध्यान से देखिएगा इन बातों को, देखो अब मैं इसको आगे हल करता हूं। तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन से थे अपने? ये क्वेश्चन थे बेटा कि क्वेश्चन नंबर जो 3 के, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको अभी सीधे शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया था, क्योंकि इसकी पहले वाली प्रश्नावली में समझा दिया था मैंने आपको। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी आप कैसे हल कर सकते थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 व 2
की तुलना व्यापक समीकरण कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर अब इन दो इक्वेशनों की तुलना, पहले इक्वेशन की पहले समीकरण से, दूसरे इक्वेशन की दूसरे इक्वेशन से तुलना करेंगे तो देखो x का गुणांक यहाँ पर a1 है, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मतलब a1 इज इक्वल टू आप देखेंगे तो 1 है। ठीक है, अब b1 देखो, b1 का यानी y का गुणांक b1 है, तो यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब c1 की अगर हम बात करें तो c1 इज इक्वल टू देखो -5 होगा। इसी प्रकार से आप a2 की वैल्यू देखते हैं तो 2 होंगी, b2 की वैल्यू देखते हैं तो 2 है, एंड c2 की वैल्यू देखते हैं तो -10 है। यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करूंगा बेटा, तब देख लीजिए आप कि a1 अपॉन a2 निकालते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले 1 अपॉन 2 ले लूं, तो a1 अपॉन 2 दिस इक्वल टू, अब देखो ये भी 1 अपॉन 2 है, यानी b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी तो 1 अपॉन 2, दोनों बराबर हो गए। तीसरी कंडीशन लेके चलूं, तो देखो तीसरी कंडीशन में क्या है, ये -5 अपॉन यानी कि -5 अपॉन -10 हो जाएगा, तो -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इसका मतलब 1 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब तीनों कंडीशन बराबर है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हो गई बेटा। अब जब ये कंडीशन आपके पास बराबर वह हो गई, इसका मतलब रेखा कैसी है, रेखाएं समपाती है, मतलब जो हल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जो हल होंगे आप देखेंगे तो इनके हल की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे। संगत हल होंगे कि नहीं। अब संगत हल है, इसका मतलब आपको इसके पहले जो क्वेश्चंस दिया था मैंने, इसके पहले जो क्वेश्चंस दिया था वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे, तो आप देखेंगे तो मैं आना चाहूंगा इन्हीं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, है ना, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3 को, तो 3 के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से हल करना था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंडीशन दिया है, अगर आपके पास इनके हल संगत है तो आपको ग्राफी विधि से आगे हल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ग्राफी विधि से इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, यानी कि जो इक्वेशंस दिए थे, इन इक्वेशन को लेके चलूं अब मैं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इक्वेशन को लेके चल रहा हूं आगे। तो इंक थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि इंक चेंज कर दिया जाए, तो इंक से आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कह रहे हैं। चलिए, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चले इसको, वो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देखेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए यही क्वेश्चन अगर यहां पर संगत हल नहीं होता, असंगत हल आता, तो आपको आगे हल नहीं करना है, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के लिए कंडीशन क्या होगी, तो बताया था मैंने आपको कैसे हल करते हैं ग्राफी विधि में। तो आप क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे, x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू निकलेगी। चलो x की ऐसी वैल्यू रखना है कि y की छोटी से छोटी वैल्यू निकले, तो मैं कहता हूं x की वैल्यू आप 2 रखिए व 3 रखिए, तो मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू 2 रखने पर आप रखेंगे तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन के लिए याद कर रहे हैं ना, इसीलिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 तो प्लस y इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज क्या होगा बेटा, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर होगा तो -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कितना होगा 3, मतलब y की जो वैल्यू हुई वो 3 आ गई। क्लियर है। फिर मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक, तो जैसे 3 रखा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, अब दिस इंप्लाइज 3 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 - 3 2 होगा, ये 2 आएगा। क्लियर बात हो गई। अब देखिएगा हम बात करते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2 के लिए, तो यहीं पर लेके चले तो चलेगा।
चलिए समीकरण नंबर 2 के लिए, अब समीकरण नंबर 2 के लिए देखेंगे आप, तो मैं टेबल लेके चल रहा हूं। ये कहा हमने x और ये कहा y, क्लियर है। अब x की वैल्यू ऐसी रखना है कि y की छोटी छोटी वैल्यू है। मैं कहता हूं बेटा कि अगर यहां पर 4 रख दिया तो 6 होगा, यानी सॉरी 2 रख दिया तो 4, 6 होगा, 3 आ जाएगा, यानी 2 रखिएगा और 3 रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, और 3 रख दे यहां पर भी। चलिए, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में, तो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 2 रखा है मैंने, देखो दो 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 दूनी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू, ये होगा 10 माइनस, देखो दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 इधर। तो आप देखेंगे, तो इसकी बात को मैं ऐसा आगे लिखना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ ग्राफ बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर बनाएंगे इसको, ठीक है। तो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 माइनस 4, 6, क्लियर है। अब देखो 2 से 6 को कैंसल आउट कीजिए 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन अगर आप 3 रखते हैं तो मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 3 दूनी 6, और तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये होगा, देखो 3 दूनी 6, अगर 6 को इधर लाओगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बटे में, देखो 2 था तो 2 को यहाँ ला लो, 2 से 4 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इसको आगे बनाना चाहेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर इन चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वैल्यू नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्लियर है बच्चों। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने, और ये लगभग वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ी आड़ी तेजी लाइन जा रही है पर कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। एक्स हो गया, एक्स डैश, ये वाई हो गया बेटा, और ये वाई डैश, क्लियर है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम नंबरों को ड्रॉ करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 भी ले लेते हैं। उसी प्रकार से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड 4 है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये -1 होगा और ये -2 होगा, उसी प्रकार से -1 होगा और ये -2 होगा। अब ध्यान से देखेंगे, हमने कहा फर्स्ट वाले कंडीशन में कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, तो x की वैल्यू अब देखेंगे 2 है, तो मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 3 आई थी, तो y की वैल्यू 3, दोनों का आप मैच करेंगे तो लगभग ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ये मिल गया हमारे को। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा, ये पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर दिए। अब ध्यान से देखो कि इनके लिए भी देखो 2 था तो 3 है, 3 था तो 2 है, मतलब इसके लिए भी रेखा वही जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत आया नहीं, समझिएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं हम, तो ध्यान से देखिए, अब चलते हैं इसी प्रकार से इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, आसानी से बन जाएंगे, क्लियर है बच्चों। चले, अब ये आपको होमवर्क दिया हूं, है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो जिनमें क्या होगा कि जिनमें अगर संगत हल आता है तो आगे ग्राफी विधि से हल करना, और संगत नहीं आता, असंगत आता है, तो ग्राफी विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चले आगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है कि एक आयत बाग, है ना, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक ऐसी है, अधिक है। और अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 है। इसका अर्ध परिमाप आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, 36 दिया गया है
है ना, अर्ध परिमाप की हम बात करते हैं तो 36 है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम कोई विधि का यूज करने वाले नहीं है, देखो बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में बताऊंगा मैं कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे ग्राफी विधि से ही बनाना चाहिए हमें, पर ग्राफी विधि ऐसा कुछ कहा नहीं कि इसको ग्राफी विधि से बनाना है, फिर भी ग्राफी विधि का हम यूज कर रहे हैं इस प्रश्नावली में, तो ग्राफी विधि को ही लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो कि कहता है एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप देखेंगे आप, इस आयताकार बाघ का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है ना, 36 मीटर है। तो बाघ की विमा को ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। हमने कहा बच्चों कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 है ना, 5 क्वेश्चन में देखा, सबसे पहले यहां पर मानना पड़ेगा आपको, मान बाघ की लंबाई बराबर x मीटर, ओके, वह चौड़ाई अब देखेंगे बेटा, तो चौड़ाई कितनी होगी, y मीटर। क्लियर बात हो गई। अब मैं कहता हूं कि अगर बाघ की लंबाई और चौड़ाई हमने ले लिया, तब प्रश्नानुसार यानी इसमें हमको क्या करना है बच्चों, इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे, और रैखिक समीकरण युग्म के बाद हम आगे हल कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में दिया था कि जो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने कहा कि जो लंबाई है, ध्यान से देखो कि, तो मैं लंबाई जो बोल रहा हूं x मीटर है, तो मैंने कहा x मीटर इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, y मीटर है, तो इस चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर, तो मैं 4 इसमें जोड़ दूं। तभी तो देखो ना, अगर मैंने कहा इसकी लंबाई अगर मान के चलो 8 मीटर है, तो चौड़ाई 4 मीटर होगी, तभी तो 4 मीटर अधिक हो जाएगी। या मैं कहता हूं कि अगर लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई 8 मीटर होना चाहिए, तभी तो 4 मीटर अधिक होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगा, तो मैंने कहा y को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा आगे, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, वह कहा इसका जो अर्ध परिमाप है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आयत का परिमाप होता है, सबसे पहले आप आयत के परिमाप को देखिएगा। तो आयत का जो परिमाप होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होगा बराबर ये होगा बेटा, क्या होता है आयत का परिमाप, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। तो भैया आयत का अर्ध परिमाप मतलब 2 का भाग दे दूं, तो अर्ध परिमाप का मतलब है आयत का अर्ध परिमाप, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप का मतलब हम क्या करेंगे, 2 का भाग दोनों पक्षों में देंगे, तो 2 कट जाएगा, मतलब यहां निकाल लेंगे आयत का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप हो जाएगा, 2 हट जाएगा यहां से, और क्या आ जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लंबाई कितनी है, x बोल दू, चौड़ाई कितनी है, y बोल दू, इज इक्वल टू इतना 36 है। बात समझ में आ गई इतना, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 थी ना, तो मैंने यहाँ अर्ध परिमाप लिखना था, फिर लंबाई धन चौड़ाई लिखना था, पर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बना दिया। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। अब ध्यान से देखिएगा, दो समीकरण हमारे पास दिए हैं। अब इन दो समीकरणों से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 के लिए, और आगे बनाएंगे। क्लियर है, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो मैं अब इसको बहुत ही ऐसे समझाना चाहूंगा, अब x और y की वैल्यू आप निकालते रहिएगा, मैं सीधे निकालना सिखा रहा हूँ कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान से देखो, ये हो गया x और ये हो गया y। अब मैंने कहा कि अगर समीकरण नंबर 1, ये किसके लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि x की वैल्यू मैं सिंपल सी बोल रहा हूं कि अगर y की वैल्यू, अगर मैं कहता हूं कि -1 रखा, या y की वैल्यू, हाँ क्या रख दो, 0 रख दो, सबसे पहले y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 आएगी। देखो y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4, 0 + 4 4। अगर मैंने कहा y की वैल्यू आप -1 रखते हो, ये -1 रखा, तो भैया x की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, बढ़िया है। अब देखो समीकरण नंबर अगर 2 के लिए अगर मैं टेबल फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, x हो गया और ये y हो गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा x की वैल्यू आप रखना चाहते हैं, तो x की ऐसी वैल्यू रखिएगा कि
जिससे y की छोटी से छोटी वैल्यू प्राप्त हो। तो मैं कहता हूं x की वैल्यू मैंने 15 या मैंने सबसे पहले 15 रखा। अगर x की वैल्यू 15 रखा तो अब 36 में से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने x की वैल्यू इसको 17 कर दिया, 15 के बाद कितना कर दिया, 17 कर दिया, तब आप कहेंगे कि जो y की वैल्यू आएगी कितनी आएगी। अगर इसको 17 कर दिए तो कितना होगा, मैंने कहा y x की वैल्यू आपकी 17 हो गई। जब समझा देता हूँ 17 प्लस y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 17 दिस इक्वल टू 6 और 7 नहीं कटता तो अब क्या हो गया, 16, 16 में से जो 7 गया तो 9 बच गया, 2, 2 में से 1 गया 1, 19। ठीक है, तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर बनाएंगे आप ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इस प्रकार से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को आगे बना लीजिएगा। अब ग्राफ में ही बना के बताऊंगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई तो ग्राफ नहीं बना के बताऊंगा, आपको ग्राफ बनाना है। पर आंसर निकाल के बता दूंगा कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो आंसर आप देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करूंगा मैं तो ये y से y कैंसिल हो गया, जो विलोपन विधि आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो x और x 2x होगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 36 हो जाएगा 40। तो x की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 2 से 40 कैंसिल आउट टू 20 टाइम, तो x की वैल्यू 20, मतलब x की वैल्यू आएगी 20। तब y की वैल्यू अब देखोगे तो x की वैल्यू अगर मैंने कहा 20 है तो y की वैल्यू आएगी 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। देखना इसका आंसर आ जाएगा, लंबाई इसकी 20 मीटर और जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 मीटर आ जाएगी। देख लेना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 को में क्या कहा है, कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों के एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, फिर कहता है कि समांतर रेखाएं हो, और कहता है समपाती रेखाएं हो। ठीक है जी, तो चलिए मैं, आप तब तक इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में आप इसके आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पढ़िए और समझिए क्वेश्चंस में कि किस प्रकार से आप इनका आंसर ला सकते हैं। जल्दी से फास्ट सोचिएगा। चलिए सोच लिया आपने क्या आंसर आ सकता है। चलिए चलो, तो मैं समझा रहा हूं आपको, आप इसके आंसर कैसे ला सकते हैं। देखो एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, वो रैखिक समीकरण युग्म को हम यहां लिख लेते हैं। क्या है, ये कहता है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दो चरों वाले एक ऐसे रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण को देखना है कि ताकि जो युग्म बनेगा, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म लिखूंगा, रैखिक समीकरण लिखूंगा तो इस रैखिक समीकरण के साथ इसका रैखिक समीकरण जो जोड़ा बनेगा वो कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद हो जाना चाहिए। तो पहले के लिए जो आंसर लिखूंगा, पहला जो आंसर लिखूंगा उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, देखो उसमें क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। प्रतिच्छेद, जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यही बात होती है, देख लो यार। देखो प्रतिच्छेद जब करती है, ये यहाँ पर बात दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया, हाँ देखिए, ये प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब संपाती होती है तो ये तीनों बराबर होनी चाहिए, और जब समांतर हो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है जी, तो चलिए इसी बात को लेके चलते हैं हम आगे। ध्यान से देखो, तो मैं कहूंगा कि इसको ऐसा ले लो, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म, इसको ले लेता हूं 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तब देखेंगे कि a1/a2 मतलब कि 2/2, लेकिन 2/2 इज इक्वल टू 3/3, सेम तो हो गया है ना, कि 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, देखो ये हो जाएगा 2/2। फिर मैं कहूंगा इज इक्वल टू 3/-3, देखो 2 से 2 कैंसल आउट 1 आ गया, 3 से 3 कैंसल आउट 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, बट ये माइनस है और ये प्लस है, तो भैया ये तो क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू हो गया।
मतलब रैखिक समी यानी कि प्रतिच्छेद करने वाली जो रैखिक समीकरण होगा वो ये हो सकता है। वैसे तो आपकी मर्जी से अलग अलग सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, बुक में कुछ और आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अब समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है? समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी बेटा कि A1/A2 होना चाहिए, B1/B2 होना चाहिए, लेकिन C1/C2 वाली जो कंडीशन है वो डज नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। मतलब मैं दूसरा समीकरण लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ चिन्ह चेंज किया, तो मैं कह सकता हूं अब इसको कि 2/2 है। देखो इस इक्वेशन, इससे मत देखो, अब ये तो पहले का आंसर था, इससे देखना 2/2 हो गया इज इक्वल टू 3/3 हो गया इज इक्वल टू -8/-9 हो गया। माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन देखो 2 एकम 2, 2 एकम 3 एकम 3, लेकिन ये कट रहा है क्या? नहीं। तो 1 बराबर नहीं है 8/9 के, मतलब क्या हो गया? ये समांतर रेखा का समीकरण कौन सा वाला हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तीसरे का जो आंसर होगा अब संपाती होना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन बराबर, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कह सकते हो कि ये 4x हो सकता है प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6y और हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0। ये भी कंडीशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, समीकरणों x माइनस वाई है ना, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। x अक्ष पर भी देखना है, यानी x अक्ष के ऊपर देखना है और त्रिभुज के पटल को हमको छायांकित भी करना है। तो अब ध्यान से देख लीजिए कि इस क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो इक्वेशंस कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे बेटा, जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया यानी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं बच्चों, तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने बोला था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो 1 को ट्रांसफर करो भैया तो -1 होगा, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो -12 को इधर ला लेंगे, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, है ना। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो देखो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। दो समीकरण हो गए। तो समीकरण नंबर 1 के लिए ले ले, अब नहीं ज्यादा समझाऊंगा इसको, अब सब समझा दिया हूं मैंने, ठीक। समीकरण नंबर 1 के लिए ले रहे हैं, चलो x हो गया और ये y हो गया, चलो मान निकालो यार। अगर मैं x की वैल्यू, सिंपल सा बात समझना, अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 1 होगी। देखो x की वैल्यू 0 रखा, 0 काम खत्म हो गया, ये माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो 1 आ गया। अगर मैंने x की वैल्यू कितना रख दूंगा, x की वैल्यू अगर मैं सिंपल सी बात कहता हूं आपसे कि हमने -1 लिए, x की वैल्यू क्या ले लिए बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो -1 रखे। जब x की वैल्यू -1 हमने रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो -1 इधर जाएगा तो +1, -1 + 1 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर समीकरण नंबर 2 के लिए देखते हो तो समीकरण नंबर 2 के लिए टेबल कुछ ऐसा बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, आप इसको बनाना पूरा हल करना, ठीक है। ये होगा x और ये होगा y। अब देखिए, अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो 3 3 9 हो जाएगा, इधर 9 आएगा तो 12 में से 9 गया, 3 नहीं कटेगा, चलो 3 मत लो,
ये हो जाएगा 2 ले लेते हैं मान के चलो। कितना लिया मैंने 2, 3 दूनी 6, 6 इधर आएगा तो 12 में से 6 गया 6 और 2 से कट जाएगा तो 3। आपने 2 लिया तो यहाँ 3 आया, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। लेकिन अगर मैंने कहा x की वैल्यू आप कितनी ले लेते हो, 1 ले लेते हो, x की वैल्यू 1 लिया, 1 लोगे तो 12 में से 3 देखो 3 आ गया, 3 एकम 3 नहीं, यहाँ 4 ले लो, चलो 4 तिया 12, 4 तिया 12 इधर जाएगा 12 12 शून्य हो जाएगा तो y की वैल्यू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप क्या तैयार करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे और ग्राफ देखिएगा कैसे बनाएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। चलिए ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ओके, ये हो गया आपका 0। अब अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 2 3 एंड 4। उसी प्रकार से 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 1 एंड 2। तो ध्यान से देखिएगा, आप इन बातों को देखेंगे तो ये मान के चलिए कितना होगा आपका, ये हो गया, आप ले लेंगे तो 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -1 -2 1 2 3 एंड 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब हमने कहा बेटा ध्यान से देखिए, पहले समीकरण के लेके चलते हैं, x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू अब देखेंगे तो 1 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, ये y की वैल्यू 1। तो हमको जो बिंदु मिला वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब मैंने कहा x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू -1 है, -1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आगे नहीं बढ़ना, यहीं पर 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिएगा, दोनों बिंदु को आप मिलाएंगे तो दोनों बिंदु को मिलाने पर यहाँ पर लाइन जो बनेगी वो ऐसी बनने वाली है, ये ऐसी बनेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बन गया लाइन आपके पास। ठीक है, फिर मैंने कहा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, दोनों को आप मिलाओगे तो लगभग लगभग यहाँ पर मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल कहाँ मिल रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब ये बिंदु यही मिलेगा। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे ये, अब ध्यान से देखो x एक्सिस पर हमको त्रिभुज लेना था तो अब इसके शीर्ष भी देखना है। तो ध्यान से देखो x एक्सिस पर शीर्ष देखोगे तो पहला शीर्ष कौन सा मिला, ये वाला मिल गया। तो ये कौन सा मिला बेटा, x पर -1 है और y पर 0 है। ये क्या हो गया, x पर 4 है और y पर 0 हो गया। और ये बिंदु को देखेंगे आप, इस बिंदु को देखेंगे तो इस पर क्या हो गया, ये बिंदु जो मिल रहा है आपको वो बिंदु कौन सा मिल रहा है, अभी तो 3 और 2 मिल रहा है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या आना चाहिए एक्चुअल में। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर बताऊंगा आपको सही सही, क्योंकि अभी ग्राफ बना रहा हूँ थोड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है तो हो सकता है गलत बन जाए, लेकिन आप जब स्केल की सहायता से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर अगर मान निकाले तो मैं एक बात कह दूँ आपको कि क्या मान हो सकता है कि अगर x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँगा तो x की वैल्यू ये हो जाएगा 3 है आपके पास, यानी कि ये समीकरण है। तो मैं समीकरण नंबर 1 से अगर इसको लिखूंगा तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि y इधर आ जाएगा और -1 होगा। तो इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू वाई -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3y और -3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 5 और 2 आप देखेंगे तो 5 और 2 आप कितना हो जाएगा 9, है ना, सॉरी 3 और
दो 5 हो जाएगा, 5y बराबर 12 और 3, अगर आप 12 और 3 देखेंगे तो 15 हो जाएगा, कट जाएगा तो y की वैल्यू आप देखेंगे तो 3। चलो y की तो वैल्यू 3 आ गई, तो क्या x की वैल्यू कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ये 3 तो 2, हाँ ठीक है, राइट आया है। इसका मतलब जो बिंदु मिल रहा है वो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, सही बना है, हमसे चित्र बहुत अच्छा बना है। तो हमने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक देख लिए। तो पहला निर्देशांक आप देखेंगे तो अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ, देखिए फिर से इंक चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मान के चलिए हम यली इंक लेकर के चले तो कितना हो जाएगा? मान के चलिए पहला बिंदु हो गया ए, ये दूसरा बिंदु हो गया बी, और तीसरा बिंदु हो गया सी। ठीक है, तब आपके 3 बिंदु मिल गए, 3 शीर्ष मिल गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको छायांकित करने बोला था, छायांकित भी कर देते हैं। तो छायांकित देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, छायांकित इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को छायांकित करना था और इस प्रकार से बनाना था। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और मुझे ऐसा लगता भी है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसमें नई विधि पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए मैं आपसे अब बहुत अच्छा तो बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।